गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आईसीएसई और आईएससी ने अपने लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस फॉर द सेशन 2022 एंड 23 अपडेट कर दिया है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं या रिमूव कर दी गई हैं फॉर दिस सेशन। और अगले सेशन का क्या है वो तो हम अगले सेशन में ही देखेंगे। हमारा मेन फोकस है इस सेशन पे कि जो अपडेटेड सिलेबस काउंसिल ने अपलोड किया है उसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ ज्योग्राफी के सिलेबस की, क्योंकि हमें सिर्फ ज्योग्राफी के सिलेबस से मतलब है। ठीक है। और 10th क्लास में जो ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ रिड्यूस कर दी गई है। मतलब अच्छी इन द सेंस मैं कहूँ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चों को परेशानी होती थी उस चीज़ को करने में वो रिड्यूस कर दी गई है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जो अच्छी चीज़ है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ रिमूव कर दी गई है। ठीक है। बाकी हम देखते हैं क्या कुछ और भी रिमूव किया गया है या रिड्यूस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा बेसिक कि एक हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि आपको पता है 2 घंटे तक चलेगा। उसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का और टोटल मार्क्स जो होंगे उसके वो होंगे 80 मार्क्स। ठीक है। और जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो स्कूल से जाएंगे। वो आपका इंटरनल टीचर जो है ज्योग्राफी का वो 10 मार्क्स उससे मिलेंगे और बचे हुए 10 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो हैं उनसे मिलेंगे। टोटल 20 मार्क्स, तो आपका 80 + 20 हो जाएगा टोटल 100। ठीक है। तो ये आपका बेसिक एग्जाम का स्ट्रक्चर है। 80 + 20 = 100। तो एक एग्जाम होगा 2 आवर्स उसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2022-23 के सेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने ज्योग्राफी के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप ऑफ इंडिया। अब देखिए इसको अपडेटेड सिलेबस को डिस्कस करने का फ़ायदा क्या है। वैसे तो क्लासेस में आपके टीचर्स ने आपके साथ डिस्कस कर लिया होगा या फिर आपको पता होगा, आपके पास बुकलेट्स वगैरह होंगी कि सिलेबस क्या क्या है। बट इसको हम एक बार देख लेंगे तो हम और ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं, अननेसेसरी की चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है। जो इसमें दिया है हमें स्टिक टू द सिलेबस रहना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैप ऑफ इंडिया। तो मैप ऑफ इंडिया में क्या होता है, आपको एक आउटलाइन मैप दिया होता है। ठीक है। इंडिया का, जिसमें रिवर्स ऑलरेडी बनी होती हैं, रिवर्स की स्ट्रीम्स बनी होती हैं, उनके नेम नहीं लिखे होते हैं। ठीक है। उसमें आपको कुछ लोकेट करना है, मार्क करना है या फिर उसका नाम लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप लोकेट समथिंग और मार्क समथिंग, मार्क एंड नेम समथिंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, मैंने भी क्लासेस में ये बताया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, सबसे पहला हम देख लेते हैं माउंटेन, पीक्स एंड प्लेटूज। ठीक है। यहाँ पे जितने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हिमालयाज है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी कराकोरम रेंज है। आफ्टर दैट अरावली है, विंध्याज है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है। ठीक है। नीलगिरी हिल्स, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं K2, ये भी आप देख लीजिएगा। माउंट कंचनजंगा ये भी है। प्लेटूज में हमारा डेक्कन प्लेटू है और छोटा नागपुर प्लेटू है। ठीक है। तो अभी देखिए हम मालवा प्लेटू एक्सेप्ट कह रहा हूँ, एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसको नहीं पढ़ना है। तो डेक्कन प्लेटू और नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू हमें पढ़ना है। क्लियर। तो ये 2 प्लेटूज हैं और उसके अलावा जितनी भी पीक्स एंड माउंटेन्स ऊपर अभी टिक लगे हुए हैं, हिमालयाज, कराकोरम, अरावली, विंध्यास, सतपुड़ा, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट कंचनजंगा। ठीक है। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में आपका गैंगटिक प्लेन, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इंडिया की बात ही पूरी नहीं होगी अगर हम गैंगटिक प्लेन के बारे में बात ना करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड का जो प्रोडक्शन है पूरे इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है वो इसी रीजन में होता है। ठीक है। उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स, जो हमारा कृष्णा वगैरह का डेल्टा बनता है, उधर जो ईस्टर्न घाट पे पूरा प्लेन है एलुवियल सॉइल का, उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो गैंगटिक प्लेन पढ़ना है, कोस्टल प्लेन पढ़ना है। ठीक है। और कोस्टल प्लेन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें कोस्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है,
कोरोमंडल है, नॉर्दर्न सरकार है, ठीक है। तो ये कोंकण और मालाबार आपको पता है ये हमारे वेस्टर्न घाट के हैं, और कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार ये हमारे ईस्टर्न घाट के हैं। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। ऊपर का हम रफ करते हुए चलते हैं वरना बहुत ही ज़्यादा डर्टी लगेगा मैप ना। डेजर्ट की बात करें तो वी हैव ओनली वन डेजर्ट इन इंडिया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम कहते हैं थार का डेजर्ट, ठीक है। तो ये हमें पढ़ लेना है। रिवर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिवर्स का मैप आपको मिलता है। आपको रिवर्स के सिर्फ नाम और लोकेशन याद करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिवर्स की स्ट्रीम्स तो पहले से ही मैप पे बनी हुई मिलती हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड ही करते हैं, ऑलरेडी ड्रॉ होता है उसके ऊपर। बट हमें कौन कौन सी रिवर्स के बारे में पढ़ लेना है, अक्सर क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। इंडस है, और इंडस के साथ ही जब हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसी में हम झेलम, सतलज भी पढ़ लेते हैं। फिर आता है हमारा गंगा, यमुना, कोसी, चंबल, बेतवा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ठीक है। ये इतनी सी रिवर्स हैं। कुछ इंडस रिवर सिस्टम में है। इंडस रिवर सिस्टम में सिर्फ 3 ही दी हैं उन्होंने, इंडस, झेलम और सतलज। यानी कि हमें रावी, व्यास, ये चिनाब नहीं पढ़ना है। तो हमारा क्या एक्सक्लूड हो गया इसमें से? हमारा रावी, व्यास, चिनाब एक्सक्लूड हो गया। हमें उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो पूरी बात हो गई हमारी। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो ये हमारा पूरा हो गया। इंडस रिवर सिस्टम में से हमें सिर्फ 3 ही रिवर पढ़नी है। क्लियर? इसको रफ कर देता हूँ, फिर अंडरलाइन करके बताता हूँ मैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 रिवर का इंडस रिवर सिस्टम। इसमें हमें चिनाब नहीं पढ़ना है, व्यास नहीं पढ़ना है, रावी नहीं पढ़ना है। मार्क कर लीजिए कि ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। अगर आपको क्लास में बताया गया है तो अभी, क्योंकि अभी सिलेबस आया है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, आप इसको नहीं पढ़ोगे। फिर हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या है? गंगा रिवर सिस्टम में हमें गंगा पढ़नी है, यमुना पढ़नी है, कोसी पढ़नी है। अब देखिए, गंगा रिवर सिस्टम में हमारी यमुना आ रही है, और यमुना की ही ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा। तो गंगा रिवर सिस्टम में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, 4 कह रहे हैं, 5 रिवर्स पढ़नी है। फर्स्ट है हमारा गंगा, यमुना, कोसी, चंबल, बेतवा। यानी कि हमें इसमें गोमती नहीं पढ़ना है, हमें इसमें घाघरा नहीं पढ़ना है, हमें इसमें गंडक नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हमें ये रिवर रिड्यूस कर देनी है, समझ गए। उसके अलावा फिर आता है हमारा दामोदर, ठीक है। दामोदर रिवर सिस्टम, इसको भी आप रख सकते हैं इसी में, गंगा वाली कैटेगरी में। तो दामोदर हम पढ़ेंगे। क्लियर? फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका सिस्टम नहीं है, तो हम सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हाँ, आफ्टर दैट हमें पढ़ना है हमारी साउथ इंडिया की रिवर या फिर सेंट्रल इंडिया की रिवर, जिसमें हमारा आएगा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। और फिर और साउथ में जाएंगे तो फिर हमारा कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। तो मैंने आपको गंगा में से जो जो नहीं पढ़ना है गंगा रिवर सिस्टम में वो बता दिया है। उसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम में जो जो रिवर्स नहीं पढ़नी है वो भी बता दिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि इंडस में आपको रावी, व्यास और चेनाब नहीं पढ़ना है, और गंगा रिवर सिस्टम में आपको गोमती, घाघरा और गंडक नहीं पढ़ना है। क्लियर? ब्रह्मपुत्र पढ़ना है, बाकी साउथ की जो रिवर अभी मार्क की हैं ये पढ़ना है। समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं, है ना। हमारे इंडिया के तीनों तरफ वाटर बॉडीज़ हैं, तो कौन कौन सी वाटर बॉडी हमें पढ़नी है? गल्फ ऑफ कच्छ, ये आ सकता है आपका। गल्फ ऑफ खंबात, ये 2 गल्फ हैं। फिर अंडमान सी, ये तो अक्सर आता है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो, अंडमान सी। चिल्का लेक एंड वुलर लेक। क्लियर? वुलर लेक आपकी कश्मीर में है, तो इतना आपको पढ़ लेना है। पासेस में आपके 2 पासेस आएंगे, ज़्यादा नहीं, कराकोरम, नाथुला पास। क्लियर? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क करने के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंटर ऑफ द या फिर मिडल ऑफ द इंडिया से पास होता है, फ्रॉम या फिर थ्रू 8 स्टेट्स।
ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि जो हम टाइम कैलकुलेशन के लिए हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको हम मानते हैं वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट। तो ये लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है ये भी आपको पता है, पता होना चाहिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाने के लिए आएगा जो आपको पता है कि वो 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन आएगा इंडिया का विच इज़ 82 डिग्री एंड हाफ या फिर 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड में मॉनसून विंड्स आपको पढ़ाई गई होंगी क्लास में। तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट मानसून यानी कि समर मानसून, उसमें भी आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपको पता ही है, दो ही ब्रांच होती हैं। और फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्लियर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में वैसे तो आपका मिनरल का चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, बट हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑयल की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऑयल में हमारा क्या आएगा, मुंबई हाई मार्क करने के लिए आ सकता है, ठीक है, जो कि एक ऑफशोर फील्ड है। आयरन में हमारी सिंहभूमि पूछेंगे और कोल में आएगा हमारा झरिया। देखिए एक एक चीज़ पढ़नी है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। आयरन के लिए सिंहभूमि याद कर लीजिए, अगर आएगा तो सिंहभूमि आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, है ना, कितना ईजी है। कोल में आपका झरिया आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑयल में ऑफशोर फील्ड में मुंबई हाई आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन है ही नहीं, बस एक है, या तो यस या तो नो, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अच्छा अभी इधर ये वाला एरिया भी हम पढ़ लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके सॉरी, मुझे लगता है कि ये नीचे से शुरू होगा, तो ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हमारा मुंबई हाई, ऑफशोर, आयरन में सिंहभूमि, कोल में झरिया। उसके बाद सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए इसमें भी एक चीज़ स्किप कर दी गई है। एलुवियल सॉइल हमें पढ़ना है, ब्लैक सॉइल पढ़ना है, रेड पढ़ना है। अब आपको पता है कि आपको कौन सी सॉइल नहीं पढ़नी है, आपको लेटेराइट सॉइल नहीं पढ़नी है, आपको डेजर्ट सॉइल नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें स्किप हो गई हैं। सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ आएंगी, इसमें हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली आएगा। बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो सिटी हैं या बड़े बड़े शहर हैं वो आएंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, दोनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इतने ही सिटीज़ आने वाले हैं, समझ गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोची, प्रयागराज। उसके अलावा पॉपुलेशन में मैंने क्लास में भी बताया है कि पॉपुलेशन में दो क्वेश्चन आएंगे, या तो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट या फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है। दोनों ही आप याद कर लो, या तो दोनों में से कोई एक आएगा, या तो दोनों आएंगे, या तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल, मतलब ये तो आपको पहले से पता है कि यही दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर नहीं आएंगे। तो इतना हो गया ये, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारी मैप की, कि मैप में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो लिखा है वो तो हमें पढ़ना ही है। क्लियर। तो अब इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 की अभी बात करेंगे हम, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है क्लाइमेट। क्लियर। क्लाइमेट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, आपको मॉनसून के मैप के साथ बता दिया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि भाई मैंने तो पढ़ाया है कि मॉनसून से बारिश कहाँ पर होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ मॉडरेट होती है, कहाँ बिल्कुल नहीं होती है, कौन सा रेन शेडो जोन है, ठीक है, लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में भी आपको मॉनसून पढ़ाते समय ही बताया गया होगा कि मैरीटाइम क्लाइमेट में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यानी कि कोस्टल एरिया पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, या आपको क्लास में पढ़ाया गया है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है, रेनफॉल पढ़ना है। उसके अलावा विंड्स के बारे में पढ़ना है, विंड्स इन समर एंड विंटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एरिया, ठीक है। जो आपको फैक्टर्स पढ़ाए गए होंगे क्लाइमेट के चैप्टर में, उसमें बहुत सारे फैक्टर बताए गए होंगे, उसमें विंड भी एक फैक्टर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि जो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड विंड है वो इंडिया में नहीं आ पाती हैं, क्यों, क्योंकि बीच में एज अ ऑब्स्टिकल, एज अ बैरियर हिमालय है। क्लियर। तो ये आपको पढ़ना है।
मॉनसून और उसका मैकेनिज़्म पढ़ना है। आपको बताया गया होगा कि कहाँ पे टेम्परेचर कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कैसे प्रेशर वेरी करता है, फिर विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सारी चीज़ें मैकेनिज़्म में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको इंडिया के सीज़न पता होने चाहिए कि मार्च से मई में समर आता है, जून से सितंबर में मानसून का सीज़न चलता है, अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून यानी कि मानसून वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, और दिसंबर से फरवरी के बीच में विंटर का सीज़न होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी क्लाइमेट चैप्टर की, इतनी चीज़ें हमें इसमें से पढ़नी है। अब इसमें बहुत सारी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं जो कि मॉनसून से ही रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे वो तो अंडरस्टूड है कि वो हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर ये पूरे चैप्टर को अगर यहाँ पे डिफाइन करने लगेंगे या फिर डिस्क्राइब करने लगेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। हमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं वो विद इन द टॉपिक हैं, तो हमें उनको पढ़ना ही पढ़ना है, वो अंडरस्टूड है। जैसे काल बैसाखी हो गया, मैंगो शावर हो गया, ब्लैक शावर हो गया। ठीक है, अब कोई बोले कि यहाँ तो लिखा नहीं है, वो क्यों पढ़ना है? लेकिन पढ़ना है क्योंकि वो रिलेट करता है इंडिया की क्लाइमेट से, वो इफेक्ट करता है इंडिया की क्लाइमेट को। क्लियर? फिर आते हैं सॉइल पर। सॉइल रिसोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले ऊपर का ये रफ कर देते हैं। सॉइल रिसोर्सेज में हमें टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़नी है, जिसमें एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटेराइट। देखो यहाँ पे हमें 4 सॉइल पढ़नी है, लेकिन मैप में हमें लेटेराइट मार्क नहीं करना है। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ सॉइल में हमें एलुवियल पढ़ना है, ब्लैक पढ़ना है, रेड पढ़ना है। ठीक है, उसका अब देखो इतने सारे टाइप्स पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया होगा क्लास में या फिर आपके टीचर, आप जहाँ भी पढ़ते हो, कि हर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हर सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स हैं ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और सॉइल कहाँ कहाँ पर मिलती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, मिनरल्स, और उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ठीक है, फॉर विच क्रॉप दैट पर्टिकुलर सॉइल सुटेबल फॉर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये इजी है। हर सॉइल के बारे में आपको डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक, कलर, टेक्सचर, मिनरल, क्रॉप, इजी। उसके बाद सॉइल इरोजन में एक ही टॉपिक है, सॉइल इरोजन, जिसमें आपको इरोजन के कॉजेज पढ़ने हैं, इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए ये पढ़ना है, और सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए ये पढ़ना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारा जो पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर है, यानी कि सॉइल रिसोर्सेज, ये भी हो गया। अभी हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। भाई हमारे फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? एक क्लास में पढ़ाया है मैंने, एंड आई एम श्योर कि आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा। समर वेकेशन से पहले तो यहाँ तक पढ़ाना ही था। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटोरल एंड माउंटेन, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये कहाँ कहाँ पर है, और फिर कोरिलेशन विद द एनवायरनमेंट, कि इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस दिया है, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़नी है। ठीक है, स्पीसीज ऑफ ट्रीज वगैरह पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा नहीं है, वो टॉपिक में अंडरस्टूड है कि वो इंक्लूडेड है। क्लियर? उसके बाद हमें पढ़ना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि फॉरेस्ट को कैसे बचाना है। क्लियर? तो ये भी हम समझ गए हैं कि हमें इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आते हैं वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर पर। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, अब इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स कौन कौन से हैं, हमें वाटर मिलता कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो सोर्सेज में हमारा 2 ही सोर्स हमें पढ़ने हैं, एक है सरफेस वाटर, दूसरा है ग्राउंड वाटर। क्लियर? उसके बाद नीड फॉर कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कि हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है वो पढ़ना है, और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके इम्पॉर्टेंस, है ना, छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा फिर हमें इरिगेशन पढ़ना है, इरिगेशन के कौन कौन से मेथड है और इरिगेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। क्लियर? सॉर्टेड है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। अगली बात करें हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो चैप्टर है उसके बारे में। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें हमें आयरन एंड मैग्नीज, अच्छा ऊपर मैंने आपको मैप में बताया था कि मैप में आपको सिर्फ सिंह भूमि पढ़ना है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आयरन ओर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, आयरन ओर का यूज़ क्या है, वो कौन सी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फेमस हैं, ठीक है, उसको बनाने के क्या क्या प्रोसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये अंडरस्टूड है। तो इन्होंने सिर्फ आयरन ओर लिख दिया है, बाकी चीज़ें हमें पता है। तो आयरन ओर पढ़ना है, मैग्नीज पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है, और उसके यूजेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, नेचुरली कहाँ पर अकर करती हैं। क्लियर। उसके बाद हम वापस आते हैं ऊपर, यह है हमारा अगला पॉइंट, कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारा कोल है। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनली जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है। अब इनके बारे में पढ़ना क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन की है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनसे फ़ायदा क्या है यानी कि एडवांटेज, इनसे नुकसान क्या है यानी कि डिसएडवांटेज। क्लियर। फिर हाइडल पावर पर आते हैं, यानी कि पानी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे हमें दो डैम के बारे में पढ़ना है डिटेल में, एक है भाखला नांगल डैम, दूसरा है हीराकुंड डैम। क्लियर। फिर आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि जिनको यूज़ करना तो चाहिए बट हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम उनसे यूज टू नहीं है, ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस। इनमें क्या पढ़ना है, इनका इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन सा है, और फिर इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब देखो इसमें से डिसएडवांटेजेस कट हो गया है, हमें डिसएडवांटेज नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहले पढ़ना होता था, तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है हमारा डिसएडवांटेज का टॉपिक। क्लियर। तो इसको रफ कर देते हैं, ये हमारा मिनरल रिसोर्सेज के चैप्टर में से इतनी सारी चीज़ें आनी थी। तो इसमें हमने देखा कि हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनके डिसएडवांटेज नहीं पढ़ने हैं, समझ गए। फिर आते हैं एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर, और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपके पास चैप्टर भी 4 हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो लेंदी चैप्टर है इसीलिए उसको 4 चैप्टर में बाइफरकेट कर दिया गया है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पढ़ना है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि उनमें कैसे रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। क्लियर। अगला हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फार्मिंग या टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। दो हैं यहाँ पर, एक है हमारा सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, और कमर्शियल में हमारा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर के सीज़न पढ़ने हैं जिसमें रबी, खरीफ एंड जायद के बारे में पढ़ना है, और फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ना है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन और या फिर कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट है, कौन से कल्टीवेशन के मेथड हैं, प्रोसेसिंग कौन कौन सी की जाती है, और फिर वो क्रॉप मिलती कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल रिक्वायरमेंट है, मेथड है, प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके बारे में पढ़ना है, राइस के बारे में पढ़ना है, वीट के बारे में पढ़ना है, पल्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। शुगर केन के बारे में पढ़ना है, ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ना है, ऑयल सीड में ग्राउंड नट और मस्टर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फाइबर क्रॉप में कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ना है, और बेवरेजेस में टी के बारे में। अब इसमें रिड्यूस क्या क्या है देख लीजिए, आपको क्या नहीं पढ़ना है। इसमें कॉफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, कॉफ़ी नहीं पढ़ना है। रागी, ज्वार, बाजरा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, मिलेट्स में जो आता है। आप नोट करिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, रागी, ज्वार, बाजरा नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस कर दिया गया है। कॉफ़ी नहीं पढ़ना है, कॉफ़ी भी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतनी ही क्रॉप्स पढ़नी है, राइस, वीट, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ठीक है, कॉटन, जूट एंड टी। तो ये 4 चीज़ें जो रिड्यूस कर दी गई हैं वो आप नोट करिएगा। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, पहले इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले को। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ना है, बहुत छोटा सा है, देखते हैं इसमें क्या रिड्यूस किया है इन्होंने। इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें 2 इंडस्ट्रीज पढ़नी है हमें, एग्रो बेस इंडस्ट्री यानी कि शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में कॉटन एंड सिल्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है मिनरल बेस इंडस्ट्री, जिसमें हमें सिर्फ आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ना है, ठीक, आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री पढ़नी है, एक तो हमें टाटा स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है एंड राउरकेला के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। तो बहुत छोटा सा है,
हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसको रफ कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन देखें तक 2 लाइन में इन्होंने निपटा दिया है। इम्पॉर्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, मोड्स कौन कौन से हैं आपको पता है, रोडवेज पढ़ना है, रेलवे पढ़ना है, एयरवे पढ़ना है, वाटरवे पढ़ना है, ठीक है, और इनके एडवांटेज पढ़ने हैं, डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। क्लियर हो गई बात? देखो कितने शॉर्ट में निपटा दिया है इन्होंने, समझ गया। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पहले ऊपर वाले का ये रफ कर देते हैं, जितने भी टिक लगे हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, ओके। वेस्ट में हमें पढ़ना है नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, हमें वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, पहला टॉपिक। फिर उसके बाद मेथड ऑफ डिस्पोजल, अगर हम मैनेज कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो कौन कौन से मेथड हैं, इसमें हमें सेग्रीगेशन पढ़ना है, डंपिंग पढ़ना है, कंपोस्टिंग पढ़ना है, ठीक है। ये 3 मेथड्स पढ़ने हैं। और फिर लास्ट में पढ़ना है हमें नीड एंड मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट, यानी कि जो हम गार्बेज क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें नीड एंड मेथड क्या है, हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं गार्बेज को, रीयूज कैसे कर सकते हैं और रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी कि आर आर आर, ये मूवी आई थी ना अभी, देखी होगी आप लोगों ने। तो ये 3 आर हैं, यानी कि 3 आर, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे लास्ट चैप्टर की। मैंने कहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक सबसे अच्छी चीज़ जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, जो वो चाहते हैं कि हट जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर नहीं आता है उनका, ठीक है। ये सब रफ करते हुए चलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि वो क्या चीज़ है, ओके। इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में दिक्कत आती है, जबकि ये बहुत इजी चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की बात है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूट वर्क भी होता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ रिड्यूस की गई है। तो सबसे पहले है लोकेटिंग फीचर्स विद द हेल्प ऑफ 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ठीक है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस के हेल्प से आपको क्या करना है, कोई भी फीचर लोकेट करना है। मान लो कि आपको दे दिया गया है 1020, ये 4 फिगर है, इस पे एक टेम्पल है, तो आप ढूंढो जाके कि टेम्पल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 4 फिगर आपको दे दिया जाएगा और आपको उस पर फीचर लोकेट करना है, ठीक। डेफिनेशंस कौन कौन सी आ सकती हैं, देखो कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, और कंटूर की डेफिनेशन आ सकती है। बोथ आर डिफरेंट, डोंट बी कंफ्यूज। कंटूर की डेफिनेशन आ सकती है, कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, आपको लैंडफॉर्म पहचानने हैं कंटूर की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह के डायग्राम्स होते हैं, कंटूर लाइन बना दिए जाते हैं, और फिर आपको पहचानना है कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं कि कौन सा डायग्राम है, तो आपको पहचानना है क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इस डायग्राम में। स्टीप स्लोप आ सकता है, जेंटल स्लोप आ सकता है, और हिल आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ट्रायंगुलेटेड हाइट, ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी। स्पॉट हाइट, बेंचमार्क, रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव डेप्थ, ये कैसे पहचानते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर, टिंट एंड कन्वेंशनल सिंबल्स, आपको जो मैप मिला है उसके ऊपर जो कलर यूज़ किए गए हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएँ और कन्वेंशनल सिंबल के थ्रू बता पाएँ कि वो कौन से फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। डी, आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल, 3 ही स्केल हैं, आपको बस वही पढ़ने हैं, वही बताने हैं। आरएफ है, स्टेटमेंट है और लीनियर है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस आप स्केल के यूज से कैलकुलेट करते हो, इनडायरेक्ट आप करते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड या स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन बताना है। जैसे कि आपको एग्जांपल होता है ना कि बताओ दिल्ली से लखनऊ मैप से किस डायरेक्शन में है, तो आपको डायरेक्शन पता होने चाहिए। 8 डायरेक्शन है, देयर आर 8 डायरेक्शंस, आप उनकी हेल्प से
आप बता सकते हो। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 8 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आएगा, साइट ऑफ प्रोमिनेंट विलेज और टाउन, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर वो टाउन है। टाइप्स ऑफ लैंड यूज, लैंड कवर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर हो रहा है या फिर कोई बिल्डिंग बनी है या फॉरेस्ट कवर है, ये सारी चीज़ें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स गिवन एट द बॉटम ऑफ द शीट, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन है वहाँ पर, वो आप पता लगा लोगे, आपको शीट के बॉटम में दिया होता है वहाँ से पढ़कर, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात है नहीं। क्लियर हो गई बात। फिर आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज। आपको ड्रेनेज पैटर्न पहचानना है, आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस दे दिया जाएगा और आपको ड्रेनेज पैटर्न पहचानना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैप के ऊपर कोई रिवर है तो उसका डायरेक्शन आपको बताना है, ठीक है। बेसिकली अगर उस पर एरो बना है तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे पता करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न में आपका डेंडेट्रिक, ट्रिलाइज एंड रेडियल, ये 3 पैटर्न्स आ सकते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ स्ट्रीम कैसी है, मतलब हैवी फ्लो है या ड्राई है या फिर सीजनल रिवर विथ लिटिल वाटर है, किस तरह का है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। सेटलमेंट पैटर्न में आपका स्कैटर्ड एंड कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड जिसे कहते हैं, 2 ही सेटलमेंट पैटर्न आने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है एच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मेंशन एनी 2 या आइडेंटिफाई एनी 2 मैन मेड फीचर्स गिवन इन द टोपो शीट या सर्वे शीट। समझ में आ गया आपको। इसी तरह से फिजिकल भी दिया जा सकता है। तो रिड्यूस क्या कर दिया गया है, ये खुशखबरी है आपके लिए कि आपको यहां पर, इसको रफ कर देते हैं, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ये आपका रिड्यूस हो गया है। अब आपको इसको नहीं पढ़ना है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता है, आप सही से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो 6 फिगर आपका कर दिया गया है रिड्यूस, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो 6 फिगर की चिंता नहीं करनी है आपको, 4 फिगर से ही काम चलाना है। तो ये था हमारा अपडेटेड सिलेबस। हर चैप्टर से बहुत कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है, कुछ कुछ चैप्टर से 3-4 टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज कि 6 फिगर नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपका 1 या 2 नंबर का आ जाता था, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो हमें बस इतनी ही बात करनी थी इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो देख लो, पूरा देखो। और देखो मैं लास्ट में आके कह रहा हूँ कि पूरा देखो, अगर आप ये लाइन सुन रहे हो दैट मीन्स आपने पूरा देखा हुआ है। तो ये आप नोट कर लेना कि क्या क्या चेंजेस हैं, ताकि आप पढ़ते समय या फिर क्लास में कभी कभी अगर टॉपिक चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो रिड्यूस है, तो यू कैन इन्फॉर्म योर टीचर कि सर ये या मैम ये रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप अपने समर वेकेशन एंजॉय करें एंड घूमें फिरें, मौज करें, साथ में पढ़ते भी रहें, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।